आज़ादी के 50 वर्षों पर लोकतंत्र के फीके रंगों का राज, जनतंत्र के शोषण और दमन चक्र के दर्द को तटस्थ शैली और निष्पक्ष दृष्टि से व्यक्त करने में समर्थ है श्रीलाल शुक्ल का साहित्य। सन 1957 से 1998 तक लगातार 4 दशकों तक श्रीलाल शुक्ल लेखन करते रहे। इस क्रम में उन्होंने गांव छोड़ा, गांव की ज़मीन छोड़ी, लेकिन साहित्य लेखन के लिए खुद अपनी ज़मीन बनाई। श्रीलाल शुक्ल को उपन्यास राग दरबारी के लिए 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1999 में व्यास सम्मान, 2008 में पद्म भूषण एवं 18 अक्टूबर 2011 को ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुए। एक लेखक के रूप में श्रीलाल शुक्ल ने ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, सूरीनाम, चीन, यूगोस्लाविया जैसे देशों की यात्रा कर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 20वीं शताब्दी में जन्मे श्रीलाल शुक्ल की 21वीं शताब्दी में जन्म शताब्दी के अवसर पर उनकी रचनात्मक खूबियों पर आइए डालते हैं एक नज़र। व्यंग्य वैविध्य का महाकोश। एक अच्छा लेखक जो एक समय में मौलिक लेखन करता हो, मनुष्य और भाषा की उत्पत्ति और विकास की गहरी जानकारी रखता हो, नए से नए और पुराने से पुराने लेखकों के प्रति एक सी रुचि और सद्भाव रखता हो, संस्कृति संगीत की अद्भुत जानकारी रखता हो, बड़े से बड़े जटिल प्रश्न का सहज और व्यावहारिक उत्तर देने में सक्षम हो, भारत ही नहीं विश्व के साहित्यिक परिदृश्य को गहरे से आत्मसात किए, गांव और शहर से उठाए प्रसंगों पात्रों को रचना से जोड़ने के कुशल कारीगर, एक ही समय में शास्त्रीय और देसी पलड़ों को एक साथ संतुलित करते लेखक विशिष्ट का नाम है श्रीलाल शुक्ल। एकदम मौलिक, व्यंग्य को साहित्यिक दर्जा दिलाने वाले चंद बड़े नामों में प्रमुख श्रीलाल शुक्ल। किस्सा गोई में बेजोड़, उनके अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत के शुद्धतम उच्चारण और सहज भाषा के जड़ाऊ शब्द चयन पर सिर्फ स्तब्ध और मुग्ध ही हुआ जा सकता था। स्वाध्याय, अध्ययन और लेखन उनकी दिनचर्या का अटूट हिस्सा तब भी रहे जब वो प्रशासनिक सेवा में थे और तब भी जब उनका स्वास्थ्य आड़े आ रहा था। बीमारी के उन क्षणों में भी कायम थी उनकी बच्चों जैसी निश्चल हंसी और गूढ़ भाषा में देसी मुहावरे का प्रयोग करते हुए समकालीन लेखन, राजनीतिक परिदृश्य या सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। अनेक लोग उनसे मिलने आते रहते, गांव के, शहर के, देश के, विदेश के, फिल्म के, रंगमंच के, नया कवि, शोधार्थी, वो सबके साथ एक सी सजगता से पेश आते। शायद यही मेल मिलाप उनके लेखन की असली ऊर्जा थी। समकालीन हिंदी कथा साहित्य में व्यंग्य लेखन के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले वरिष्ठ साहित्यकार पंडित श्रीलाल शुक्ल का जन्म 31 दिसंबर 1925 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 25 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज के अतरौली गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक पाठशाला में हुई, मिडिल की पढ़ाई मोहनलालगंज के नवजीवन विद्यालय में हुई, फिर लखनऊ के कानीकुब्ज कॉलेज में 7वें दर्जे में दाखिल हुए। कानपुर से इंटरमीडिएट और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। 1949 में सिविल सर्विस में आ गए। पंडित श्रीलाल शुक्ल का विधिवत लेखन 1954 से शुरू हुआ। उनका पहला उपन्यास सूनी घाटी का सूरज 1957 में और पहला व्यंग्य अंगद का पाँव 1958 में प्रकाशित हुए। आज़ादी के बाद भारतीय ग्रामीण जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और मूल्यहीनता पर आधारित उपन्यास राग दरबारी 1968 में प्रकाशित उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण, चर्चित और लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली सचमुच कालजयी कृति है। इसी उपन्यास के लिए 1970 में पंडित श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका अंग्रेजी के अतिरिक्त 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। एक दूरदर्शन धारावाहिक इस पर बना। पंडित श्रीलाल शुक्ल के 10 उपन्यास, 4 कहानी संग्रह, 9 व्यंग्य संग्रह, 2 जीवनियाँ, भगवती चरण वर्मा एवं अमृतलाल नागर और 1 आलोचना पुस्तक प्रकाशित हुए। राग विराग उनका अंतिम उपन्यास था।
राग दरबारी के अतिरिक्त उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं मकान, पहला पड़ाव, अज्ञातवास और विश्रामपुर का संत। पंडित श्रीलाल शुक्ल अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी भाषा के विद्वान थे। उन्होंने गरीबी झेली, संघर्ष किया, मगर उसके विलाप से लेखन को नहीं भरा। उन्होंने शिवपालगंज को अपनी अद्भुत भाषा शैली और देशज मुहावरों से गढ़ा था। त्रासदियों और विडंबनाओं के इसी साम्य ने राग दरबारी को महान कृति बनाया और इस कृति ने श्रीलाल शुक्ल को महान लेखक। पंडित श्रीलाल शुक्ल की रचनाओं का एक बड़ा हिस्सा गांव के जीवन से संबंध रखता है। ग्रामीण जीवन के अपने व्यापक अनुभव और परिवर्तित होते परिदृश्य को उन्होंने बहुत गहराई से विश्लेषित किया। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समसामयिक स्थितियों पर करारी चोट की। आज मानव समाज अपने पतन के लिए खुद जिम्मेदार है। आज वो खुलकर हंस नहीं सकता। हंसने के लिए भी लाफिंग क्लब का सहारा लेना पड़ता है। शुद्ध हवा के लिए ऑक्सीजन पार्लर जाना पड़ता है। बंद बोतल का पानी पीना पड़ता है। इंस्टेंट फूड खाना पड़ता है। खेलने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए भी वक्त की कमी है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास। श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास में उपन्यास के पुराने सांचे को तोड़ा और उसके बाद दूसरे उपन्यास के लिए नया शिल्प, नई शैली रची। यदि उनके एक उपन्यास सुनी घाटी का सूरज में रामदास के संतप्त मन की व्यथा है, तो आदमी का जहर उपन्यास में जासूसी, हत्या और अपराध की कथा है। अभिव्यक्ति के एक शिखर पर राग दरबारी है तो दूसरे शिखर पर सीमाएं टूटती हैं उपन्यास। पहला पड़ाव उपन्यास में अगर इच्छाओं की अनुभूति होती है तो मकान में ठहराव के आनंद की अनुभूति है। विश्रामपुर का संत में जो चमक दमक है, अज्ञातवास में एकदम दूसरी स्थिति है। अपने उपन्यास विश्रामपुर का संत के विषय में श्रीलाल शुक्ल का मत है। पहली बात तो यह है कि विश्रामपुर का संत में भूदान आंदोलन एक पृष्ठभूमि के रूप में आया है। यह मूलतः राजनीतिक उपन्यास नहीं है। यह एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं, असफलताओं, चेष्टाओं आदि को प्रतिबिंबित करने वाला उपन्यास है। बाद में मैंने एक परिशिष्ट भी दी है जिसमें भूदान आंदोलन की रूपरेखा और बिना कोई विशेष मूल्यांकन किए हुए तथ्यों के ही आधार पर जो स्थिति स्पष्ट होती है उसको मैंने इसमें देने की कोशिश की है, इस विचार से कि आज की पीढ़ी संभवतः इन स्थितियों से वाकिफ न हो। अपनी सर्वाधिक चर्चित कृति राग दरबारी की रचना प्रक्रिया के विषय में श्रीलाल शुक्ल बताते हैं, राग दरबारी मैंने 1964-68 तक की अवधि में लिखा और तब आज़ादी को प्राप्त हुए 18 वर्ष हुए थे। उस समय जो प्रवृत्तियां आज बहुत ही व्यापक रूप से समाज में परिलक्षित हो रही हैं, उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार, स्वच्छंदता या सिद्धांतों के प्रति एक अवहेलना की भावना, इस रूप में कुछ कम ही थी। उस ज़माने में यह भी था कि आदमी की गलतियां, उसकी कमज़ोरियों पर एक सामंती आलोचना और भर्त्सना भी होती थी। यही कारण है कि राग दरबारी में एक प्रकार से खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया है वैद्य जी को, जो सार्वजनिक संस्थाओं का निजी हित में उपयोग करते हैं, चाहे वो पंचायत हो, चाहे शिक्षा संस्था या सरकारी संस्था। उनको अपनी निजी संपत्ति मानकर बाद में वो घोषणा करते हैं अपने लड़के से कि मैं तुमको इस उत्तराधिकार से वंचित करता हूँ। राग दरबारी जिस समय में लिखा गया उस समय में अपकर्म अगर होता था तो उसके लिए एक सामाजिक भर्त्सना का भाव लोगों के मन में था। अब धीरे धीरे भर्त्सना का भाव धूमिल हो गया है। बड़े से बड़े स्कैम, बड़े से बड़े बेईमानी के कृत्य अब हमको उतना ज़्यादा विचलित नहीं करते जितना उस समय करते थे। उस अर्थ में ऐसा लगता है कि राग दरबारी में छोटी घटनाओं को आज के प्रसंग में देखा जाए तो हमने कुछ ज़्यादा बड़ी बनाकर अतिशयोक्ति की। मेरे एक मित्र विजय देव नारायण शाही का तो ये कहना ही था कि आपने छोटी चीज़ के ऊपर बहुत बड़ी प्रतिभा का इस्तेमाल किया है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। रचनांश राग दरबारी। शहर का किनारा, उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। वहीं एक ट्रक खड़ा था।
उसे देखते ही यकीन हो जाता था कि इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। जैसे कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले इसे एक ओर से देखकर कह सकते थे कि वो सड़क के बीच में खड़ा है। दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वो सड़क के किनारे पर है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाज़ा खोलकर उसे डैने की तरह फैला दिया था। सड़क की एक ओर पेट्रोल स्टेशन था, दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी और टीन के सड़े टुकड़ों और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी की हुई दुकानें थीं। प्राय सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहाँ गर्द चीकट चाय की कई बार इस्तेमाल की गई पत्ती और खौलते पानी का सहारा लेकर बनाया जाता था। उनमें मिठाइयाँ भी थीं, जो दिन रात आंधी पानी और मक्खी मच्छरों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती थीं। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्तकौशल और उनकी वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थी। वे बताती थी कि हमें एक अच्छा रेज़र ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही न मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की तरकीब सारी दुनिया में अकेले हम ही को आती है। श्रीलाल शुक्ल ने अपनी उपन्यास यात्रा सूनी घाटी का सूरज से प्रारंभ की थी। उनका मानना है इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अधिकांशतः ऐसे उपन्यास लिखे जा रहे हैं जिनमें 19वीं शताब्दी के प्रकृतिवादी लेखन की शैली को छोड़ दिया गया है। उनमें से अधिकांश उपन्यासों में व्यंग्य के अनेक उपादान हैं, वक्रोक्ति, विडंबना, फैंटेसी। इस प्रकार के वे सब उपादान जो कि शास्त्रीय रूप से व्यंग्य के उपादान कहे जाते थे, आधुनिक उपन्यासों में इनका खुलकर उपयोग हो रहा है। सलमान रश्दी के उपन्यास, पुराने लेखक गुंटर ग्रास के उपन्यास, स्वालवेलो के उपन्यास, मार्केज के उपन्यास, उनमें परिस्थितियों को लेते हुए, चरित्रों को लेते हुए परिहासात्मक स्थितियाँ भी बहुत आती हैं। समाज की विडंबनाओं के ऊपर, स्थितियों के ऊपर व्यंग्य भी सामने आता है। सीधे सीधे वर्णन करने की प्रवृत्ति के स्थान पर संकेतों के द्वारा बहुत सी बातें कह दी जाती हैं। तो ये तो एक शैली की भंगिमाएँ हैं। हिंदी में जिसे कहा जाता है कि व्यंग्यात्मक उपन्यास मैंने लिखा है, तो थोड़ी देर के लिए आप इस लेबल को छोड़ दें, केवल ये सोचें कि एक विशेष शैली में मैंने उपन्यास लिखा है। एक दूसरा उपन्यास है मकान। मकान में भी बहुत व्यंग्यपूर्ण चरित्र हैं, स्थितियाँ भी बहुत सी व्यंग्यपूर्ण हैं, मगर उसमें वो जो व्यंग्य का तत्व है वो मैं समझता हूँ शायद कथा के वर्णन में और कथा की स्थितियों में बहुत ही अनुस्यूत है, उसी के भीतर गुथा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक शैली है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये मैंने व्यंग्य उपन्यास लिखा और ये व्यंग्य उपन्यास से इतर जा कर के दूसरे प्रकार का उपन्यास लिखा, ऐसा नहीं है। मैं उस उपन्यास का भी लेखक हूँ और इस उपन्यास का भी। एक विशेष मनस्थिति में एक शैली उसके लिए उपयुक्त समझता हूँ, एक दूसरी शैली दूसरे के लिए उपयुक्त समझता हूँ। रचनांश सूनी घाटी का सूरज। शिकार सदैव वही रहता, शिकारी ही बदलते। इन्हीं शिकारियों में ज़मींदार, राजे, महाजन आते, चोर और डकैत आते। कन्या के विवाह में दूध देने वाली भैंस खुला ले जाने वाले नए रिश्तेदार आते। सादे कागज़ पर अंगूठा लगाने के लिए बाध्य करने वाली असह्यता की स्थिति आती। कभी भी अपनी स्थिति का बोध न होने देने वाली अविद्या आती। पत्थर जैसी छाती को पीस कर समस्त पुरुषार्थ को आंसुओं में बहा देने वाली निराशा आती। सब तरह से जीवन को जकड़कर केवल पथराई आंखों से सब कुछ देखते रहने वाली जड़ता आती। शिकार वही था, शिकारी अनेक थे। अपराध कथा पर आधारित आदमी का जहर और सीमाएं टूटती हैं उपन्यासों के ताने बाने पर श्रीलाल शुक्ल का विचार था। वास्तव में ये उपन्यास दो बिल्कुल भिन्न प्रकृति के हैं। शायद एक वर्ग में इन्हें रखना ज्यादती होगी। आदमी का जहर तो पारंपरिक अपराध कथा, थ्रिलर कह लीजिए, उस तरह का है। बड़े खिलंदड़ेपन के मूड में लिखा गया था। लिखा भी क्या गया था, वास्तव में मैंने 2-2 घंटे की 17 बैठकों में बोला था। 2-3 घंटे एक विशेषज्ञ से सलाह लेने में लगे। कुल मिलाकर 38 घंटे का एक खेल था।
पर इसे लिखने के साथ ही एहसास हुआ कि ये उत्तम लेखन नहीं है। पहली बात तो यह है कि 1 दर्जन अत्यधिक प्रतिष्ठित और अत्यधिक संपन्न लेखक थ्रिलर्स की दुनिया में लिख रहे हैं, मगर जो मूलभूत कमजोरी है वो ये है कि वो स्टीरियोटाइप्स के ऊपर ही जीवित रहता है। एक हत्या होती है तो ये निश्चित है कि अंत तक आटे आटे जो अपराधी है वो पकड़ा जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। कोई इसमें रचनात्मकता नहीं है। जब हत्या होती है और हत्यारे के स्थान पर किसी दूसरे आदमी को सजा होती है, तब दोस्तोयेवस्की या काफ्का जैसा लेखन प्रकट होता है। जहाँ तक सीमाएं टूटती है की बात है, उसकी स्थिति दूसरी है। वो बात सही है कि उसमें भी एक व्यक्ति की हत्या हुई है, एक व्यक्ति को सज़ा मिली है। बाद में संशय उत्पन्न होते हैं, क्या सही आदमी को सज़ा मिली है या निरपराध दंडित हो गया है। किसी दूसरे व्यक्ति पर संदेह भी होता है। चूँकि वो एक मुख्य कथा नहीं है, उसको तो मैंने वहीं पर छोड़ दिया। वो वास्तव में कथा है 3 परिकेतर स्थितियों की, सहज वृत्तियों की, हिंसा कह लीजिए, आस्था या धर्म और प्रेम, जिनके पीछे कोई तर्क नहीं होता है। इस सवाल के जवाब में कि प्रेमचंद ने जो साहित्य लिखा उससे घटित हुए परिवर्तन समाज में दिखाई देते हैं। राग दरबारी पहला पड़ाव या व्यंग्य लेखों के द्वारा आपने समय पर चोट तो की है, लेकिन उस व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। श्रीलाल शुक्ल जवाब देते हैं, पहले जो ये धारणा है कि प्रेमचंद ने सुधारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए लेखन किया था, उसका कोई प्रत्यक्ष और साक्षात परिणाम समाज के ऊपर परिलक्षित हुआ, मैं इस धारणा को नहीं मानता हूँ। प्रेमचंद क्या, बल्कि साहित्य की कोई भी रचना जब तक वो प्रचारात्मक साहित्य ना हो, किसी पार्टी या प्रोग्राम का मैनिफेस्टो ना हो, तो उसको आप छोड़ दीजिए। रचनात्मक लेखन का इस प्रकार से समाज की व्यवस्था को बदलने में कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता है। जहाँ तक परिवर्तनों की बात है, ऐसा नहीं है कि यह प्रेमचंद के लेखन के कारण हुआ है। अनेक प्रकार की स्थितियाँ थीं। स्वतंत्रता का आंदोलन था, गांधी का प्रभाव था। उसके पहले समाज की रूढ़ियों, कुव्यवस्थाओं के ऊपर चोट करने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा आर्य समाज का आंदोलन चल चुका था। उसके प्रभाव भी विशेषकर विधवाओं की स्थिति में, स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति में परिलक्षित होने लगे थे। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि इस प्रकार के थोड़े बहुत सुधार समाज में अगर परिलक्षित हो रहे थे तो प्रेमचंद का साहित्य झंडा बार था उसका, ऐसा नहीं था। सबसे बड़ा उदाहरण महाश्वेता देवी के लेखन का है, जिनका कि संपूर्ण लेखन प्रकारांतर से आदिवासियों की जीवन पद्धतियों को सुधारने में, उनका आर्थिक शोषण रोकने में, इन सब चीज़ों के प्रति समर्पित है। मगर इसका समाजशास्त्रीय दृष्टि से आकलन किया जाए कि इस साहित्य से गुणात्मक परिवर्तन क्या हुआ, तो साहित्य में परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देगा। ये बात दूसरी है कि स्वयं महाश्वेता देवी के द्वारा आदिवासियों के बीच में जो सुधारात्मक कार्य किए जा रहे थे, जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उनका प्रभाव हुआ हो। शुरुआती दिनों का उपन्यास है अज्ञातवास। श्रीलाल शुक्ल बताते हैं, अज्ञातवास की भाषा एकदम छायावादी तो नहीं है, मगर ये उस समय का लिखा हुआ उपन्यास है जबकि मैं शायद अपने मुहावरे की तलाश में था। छोटे उपन्यास में इसलिए संभव हो सका क्योंकि आरंभिक लेखन में भाषा की क्षमता दिखाने का एक आग्रह रहता है। काव्यात्मकता का जो आग्रह रहता है वो कुछ उसमें विशेष रूप से प्रकट हुआ है। मगर ये भी गौर कीजिएगा कि उस उपन्यास की जो विषय वस्तु है, संभवतः भाषा उसके अनुरूप है। ऐसा नहीं लगता कि एक विशेष प्रकार की भाषागत शैली आरोपित की गई है। श्रीलाल शुक्ल की कहानियों की दुनिया। राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक संगठन के दांवपेच से दूर श्रीलाल शुक्ल जी कभी भी किसी साहित्यिक और राजनीतिक संगठन के सदस्य नहीं हुए, लेकिन उनकी राजनीतिक और साहित्यिक दृष्टि बहुत उजली और साफ है। जीवन दृष्टि अत्यंत पारदर्शी और उदार, स्वभाव से मधुर और विनम्र। श्रीलाल जी का साहित्यिक लेखन वस्तुतः दफन हो रहे गांव की पीड़ा की अभिव्यक्ति का एक स्वरूप है। रचनांश परिदीन की प्रेम कथा। जब मैं मामा के घर पहुंचा तो वहाँ
महानामा मचा था। परिदीन की पिटाई हो रही थी। एक खटिया पर 15-20 अधपके आम पड़े थे, जिन्हें देखते ही मैं समझ गया कि लम्होरी नामक आम के पेड़ हैं। वे टुकमी आम थे, पर देखने में दशहरी जैसे लगते थे। परिदीन पर कोड़े पड़ रहे थे। कोड़ा मारने वाला परिदीन का ही चचेरा भाई था। परिदीन की प्रेम कथा के बारे में श्रीलाल शुक्ल बताते हैं, यह पर्यावरण संबंधी एक कथा है। मुझको इसमें एक दिलचस्प चीज़ लगती है कि कहानी के विषय में जो धारणा प्राय हम लोग व्यक्त करते हैं कि वो एक क्षण का, एक छोटे कालखंड का एक आख्यान होता है। विश्व के सभी महत्वपूर्ण कहानी लेखकों ने, टॉल्स्टॉय, चेखव, मोपासा ने बहुत सी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, जिनमें कि एक व्यक्ति के जीवन का जो चक्र है वो कहानी के भीतर समाविष्ट किया गया है। हिंदी में कुछ प्रेमचंद युगीन लेखकों की कुछ कहानियों को छोड़ दिया जाए तो इधर ये धारणा परिपुष्ट होती जा रही है कि कहानी में घटना एक होनी चाहिए और कालावधि बहुत सीमित होनी चाहिए। ये कोई बहुत सही अवधारणा नहीं है। इस कहानी में इस चीज़ को भी लिया गया था कि बजाय छोटे से कालखंड को हम इसमें लें, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को मैंने इसमें पकड़ने की कोशिश की है। कथा लेखन में एक शैली विकसित हुई है, कथा रिपोर्टाज की शैली। उसमें प्रयोग जो कर रहे हैं प्राय पुराने और स्थापित कथाकार। कहानी को अगर वास्तविक जीवन से लेकर एक नया विस्तार आप उसे देते हैं तो तात्विक स्तर पर उसमें खराबी क्या है? गुलिवर्स ट्रैवल्स में स्विफ्ट ने जितने चरित्र रखे हैं, लोगों ने शोध कार्य करके निकाला है कि फला चरित्र इनके ऊपर आधारित है, मगर वो जीवित व्यक्ति आज मृत हैं और वो भूले जा चुके हैं। यह पात्र आज तक नहीं भूला गया है, वो आज और भी महत्वपूर्ण होकर हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो अगर एक नई शैली विकसित हो रही है कहानी में, तो यह एक विधागत आयाम विकसित हो रहा है, वो स्वागत योग्य है। लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज के अतरौली गांव में श्रीलाल शुक्ल जी का पैतृक मकान है। बहुत छोटी उम्र से उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन शुरू किया। इसने उनके साहित्यिक लेखन पर क्या सृजनात्मक प्रभाव डाला, इसके जवाब में श्रीलाल शुक्ल बताते हैं, जो महारत छात्र जीवन में हासिल कर ली थी वो बहुत दिन तक काम में आती रही। क्लासिक्स के प्रति जो लगाव रहा है उसको लेकर पहली चीज़ ये है कि परंपरा का एक निश्चित बोध मेरे मन में हुआ। बाद में परंपरा और आधुनिकता की बहस साहित्य में और कलाओं में आई तो एक संतुलित रूप से आधुनिकता का महत्व, उसी के साथ साथ पारंपरिकता का महत्व, उसको समझने की क्षमता दूसरों की अपेक्षा मेरे लिए ज़्यादा आसान काम था। ये तो पूरे साहित्यिक व्यक्तित्व निर्माण में संस्कृत के योगदान की बात रही, पर साहित्य में मेरी प्रवृत्ति और मेरी रुचियाँ किस प्रकार प्रकट हुई, ये तो एक साहित्यिक आकलन की बात है जो मेरे लिए करना शायद संभव नहीं है। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज में झलकते उनके गांव और उसके पात्रों के बारे में श्रीलाल शुक्ल स्पष्ट करते हैं कि बड़ा मुश्किल है बता पाना कि राग दरबारी में मोहनलालगंज और अतरौली की उपस्थिति किस हद तक है। ये बात तो स्पष्ट है कि गांव की ज़िंदगी के बारे में जो अवधारणा राग दरबारी में व्यक्त हुई, तो उस अवधारणा का निर्माण इसी क्षेत्र में हुआ, इसी गांव में या इससे मिले कस्बे मोहनलालगंज में। मगर स्थूल रूप से हूबहू ये वो इमारत है जिसको कि सामने रखकर मैंने वो वर्णन किया, या वो चरित्र है जिसको लेकर मैंने उस चरित्र की रचना की है, ऐसी बात नहीं है। ये गांव वैसे तो है लखनऊ ज़िले में, मगर ये मिला हुआ है रायबरेली और उन्नाव ज़िलों से। ये बैसवाड़ा का क्षेत्र कहलाता है। पारंपरिक तरीके से सवैया, घनाक्षरी इत्यादि की रचना करने वाले इस क्षेत्र के गांव-गांव में आपको लोग मिलेंगे। बड़ा संपन्न साहित्यिक संस्कार वाला ये क्षेत्र रहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बड़े विस्तार से निराला की जीवनी के प्रसंग में लिखा है, मेरे परिवार में मेरे पितामह के समय से पांडित्य की और साहित्य के प्रति अभिरुचि की एक परंपरा, जीवंत परंपरा है। मेरे बाबा के लिखे हस्तलिखित ग्रंथ संस्कृत में मौजूद हैं। वे संस्कृत के विद्वान थे, उर्दू फारसी वो जानते थे। साहित्य लेखन की उनकी अनेक विधाएं रही हैं।
कविता, कहानी, उपन्यास, व्यंग्य, डायरी, निबंध, इन सभी विधाओं में लिखा और शुरुआत की कविता से कौन सी विधा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगती है? श्रीलाल शुक्ल मानते हैं पढ़ने की दृष्टि से कविता और लिखने की दृष्टि से पहले उपन्यास फिर कहानी। श्रीलाल शुक्ल एक साक्षात्कार में बताते हैं, संवेदना को प्रखर करने के लिए, एक निष्ठता के लिए, एकाग्रता के लिए संगीत का बहुत ही महत्व है। इसका मैंने व्यवहारिक रूप से अनुभव किया है। मेरी अपनी धारणा है कि लेखक विशेष की किसी शैली को लेकर के उसके साथ उसके लेखन की संपूर्ण प्रकृति को बांध देना एक ज्यादती है। एक अकेले कमरे में बंद साहित्यकार की हैसियत ना रख करके जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक विराट परिवार का अंग हो गया हूँ। कहानियाँ उन्होंने कम लिखी, इस बारे में श्रीलाल शुक्ल एक तल्ख जवाब देते हैं। हिंदी में कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है, आलोचकों के द्वारा भी और मूल लेखकों के द्वारा भी। मुझे लगता है कि हिंदी में जिस प्रकार की कहानी की प्रत्याशा की जाती है और जिन कहानियों की विशेष प्रशंसा हो रही है, मेरी कहानियाँ शायद उनसे कुछ अलग बैठती हैं। व्यंग्य लेखन। अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्य लेखों का संग्रह है। उस समय के लेखन में और बाद में आए आओ बैठे कुछ देर यहाँ में 1992-93 के जो व्यंग्य लेख हैं, दोनों में काफ़ी अंतर महसूस करते हैं। अंगद का पाँव में जो 1958 में छपा था, उसमें 4-4 पृष्ठ की, 5-5 पृष्ठ की कुछ एक परिहासपूर्ण कथाएं थी। कथाओं का ये प्रारूप वास्तव में सन 51 के आसपास हिंदी में विकसित हुआ था। केशव चंद्र वर्मा ने लिखा, फिर उसके बाद हरिशंकर परसाई ने उस वक्त लिखना शुरू किया। खरगोश के सींग नाम का एक संग्रह प्रभाकर माजवे का आया। मुख्यतः हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, स्वयं मैं, रविंद्रनाथ त्यागी आदि। मगर धीरे धीरे मुझे अनुभव होने लग गया कि यथार्थ के बदलते हुए स्वरूप में व्यंग्य के अनेक उपादान सामान्य कथा साहित्य में अपने आप समाहित कर लिए गए हैं। उदाहरण के लिए रघुवीर साय की कहानी है, रास्ता इधर से है। अब आप उसको क्या कहेंगे? व्यंग्य कथा है या हिंदी की सामान्य कथा? उसी प्रकार से उदय प्रकाश की बहुत सी कहानियाँ हैं जिनमें फैंटेसी का एलिमेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तलाश लेखकी उल्लास की। अपनी लेखन शैली के विषय में बहुत दिलचस्प बातें बताई श्रीलाल शुक्ल ने। मेरी जो उपन्यास लिखने की प्रक्रिया है बहुत ही कष्टसाध्य है। वास्तव में उपन्यास में भी मुख्य बिंदु दिमाग में पहले आता है। कुछ एक आसपास की उपकथाएं हैं, उनको लेकर मैं उपन्यास लिख डालता हूँ। अगर मैं पहले से उसका ढांचा बनाकर तैयार कर लूँ तो मुझे लगता है कि लिखने का पूरा आनंद और रचनात्मकता का एक नए किस्म की खोज करने का जो उल्लास होता है वो पूरा नष्ट हो जाएगा। तो एक लेखकी उल्लास की तलाश में मैं बार बार उसको लिखता हूँ। ऐसा भी हुआ है कि उपन्यास का आकार तो मूलतः 200 पृष्ठ का है, लेकिन कुल मैंने 1500 पृष्ठ लिखे होंगे। 3 बार, 4 बार, 5 बार। कई बार ऐसा भी होता है कि एक अंश पहली ही बार में संतोषजनक बन जाता है, उसमें दोबारा हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सामान्यतः मैं समझता हूँ कि 3-4 आलेख तो प्रत्येक उपन्यास के हो जाते हैं। 28 अक्टूबर 2011 को 86 वर्ष की उम्र में लखनऊ में लंबी बीमारी के बाद पंडित श्रीलाल शुक्ल का निधन हो गया। अपनी खास उपन्यास शैली के कारण श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टि से अनूठे हैं। राग दरबारी 20वीं शताब्दी को व्यक्त करता हुआ इकलौता उपन्यास है। विश्रामपुर का संत अपनी विषय वस्तु की दृष्टि से इकलौता उपन्यास है। कविता के क्षेत्र में कवि नागार्जुन की जो रचनात्मक भूमिका है और व्यंग्य लेखन में हरिशंकर परसाई जी की, उपन्यास के क्षेत्र में वही स्थान श्रीलाल शुक्ल जी का है जिस पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है और उन्हीं का।